आज हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2 पढ़ने वाले, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ेंगे और अपने भाषा में पढ़ेंगे। अपने भाषा में कैसे पढ़ेंगे उसको देखिए और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्नावली लिख लेते हैं और आप बढ़िया से एकदम कॉपी और कलम के साथ बढ़िया से बैठ जाइए और किताब लेकर बैठ जाइए ताकि आपको बेहतरीन तरीक़े से समझ में आए। चलिए प्रश्नावली हम लोग डाल लेते हैं। प्रश्नावली है 1.2 है, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सत्य असत्य बताना है। पहला नंबर क्वेश्चन आप किताब अपने सामने निकालिए और पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कह रहा है कि सत्य है कि असत्य है। पहला नंबर डाल देते हैं, पहला नंबर डाल लेते। कह रहा है कि बताइए कि जो हम आगे कहेंगे बात वो सत्य है या असत्य है। आगे सब जो बात कहेगा, आगे जो प्रश्न दिया है वो प्रश्न को बताना है कि सत्य है कि असत्य है। अगर वो कथन सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, अपना कारण, मतलब अपना कारण इसमें बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप भी पढ़िए अपने पास, आपके पास किताब होगा, उसमें दिया गया प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। और आपको अगर नहीं नॉलेज वास्तविक और परिमेय वास्तविक और अपरिमेय संख्या का नॉलेज बिल्कुल नहीं है, फिर भी आप ही खुद आंसर बताएंगे बिना नॉलेज हुए। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए अभी दिखाएंगे, पर धैर्य रखिए, देखिएगा। पहले क्वेश्चन हमको लिख लेने दीजिए और आप बताएंगे। आपको अपरिमेय संख्या नहीं पता है फिर भी आप आंसर बताएंगे। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, होती है। अब देखिए कैसे आप इसका आंसर बताएंगे। आपको नहीं पता है अपरिमेय संख्या क्या होता है या वास्तविक संख्या, दोनों कुछ नहीं पता है, फिर भी इसका आंसर बताएंगे। देखिएगा, एक हम छोटा सा एक आपको डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम की सहायता से आप बताइएगा कैसे। एक छोटा बच्चा को भी अगर क्लास में बैठाइएगा ना अभी और पूछिएगा ये कि ये होगा कि नहीं होगा, वो भी बता देगा। देखिएगा कैसे आपको एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं। देखिए संख्या जो है, आप संख्या को दो प्रकार से बांट लेते हैं। कौन कौन सा संख्या, वास्तविक और एक काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक संख्या इसको याद नहीं रखना है, बस इसी की सहायता से आप बनाएंगे, इसकी सहायता से बनाएंगे, ठीक। अब वास्तविक संख्या भी दो तरीका का हो जाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या भी दो प्रकार के होता है, एक पूर्णांक संख्या और एक होता है भिन्न संख्या। चलिए चार्ट इतना ही तक बना कर, कभी भी ये चार्ट याद रखिएगा। ये पिछला वाला भी प्रश्नावली 1.1 भी पढ़ा देते, बोले चार्ट याद रखिएगा, नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको बनाइए। देखिए अगर आपसे कहे कि क्या सभी वास्तविक संख्या, अगर पूछे, ध्यान रखिएगा, पूछे क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होता है, अगर ऊपर से नीचे आने की बात करे तो नहीं होगा। अगर यही कहेगा क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा तो हाँ। जब भी ऊपर से कहेगा कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगा तो नहीं, अब परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा तो हाँ। नीचे वाला हाँ होता है, ऊपर वाला नहीं। तो देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। नीचे वाला कह रहा है कि अपरिमेय संख्या ये वास्तविक संख्या होगा, तो हाँ टिक करिएगा कि ना, बताइए तो हाँ होगा कि नहीं होगा। क्या कह रहे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। बिल्कुल, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, ये सही है। अगर यही ऊपर से पूछता तो सही नहीं है। तो बताइए, आपको नहीं पता है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या, फिर भी आप क्या कर दिए, आंसर इसका बता दिए। तो ये कथन जो है वो सत्य है। कारण क्या है, कारण क्या है कि इसका कारण क्या है कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। सभी जो अपरिमेय संख्या किसके अंतर्गत आते हैं, वास्तविक संख्या के, वास्तविक संख्या के ही सब। ये मतलब समझ लीजिए कि इसी के ये सब मतलब इसी के अगला पीढ़ी है ये सब, ठीक। तो चलिए क्या यहाँ पर कारण में हम क्या लिखेंगे और आपको भी समझा भी देंगे हम। वास्तविक संख्या के क्या परिभाषा होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी, दोनों किस में आता है, वास्तविक संख्या में। तो पूरा अपरिमेय संख्या कहाँ पर आता है, वास्तविक संख्या। जितनी भी अपरिमेय संख्या सबको वास्तविक कह देंगे। तो अपरिमेय संख्या किसके अंतर्गत आता है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आता है। संख्या के अंतर्गत ही
आता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, कोई भी दुनिया का अपरिमेय संख्या लिखिए, हम लिख ले रहे हैं अपरिमेय संख्या, मान लो लिख रहे हैं अंडर रूट, लिख रहे हैं 5, अंडर रूट 2, ये सब अपरिमेय संख्या है, साथ में वास्तविक संख्या भी है, ये वास्तविक संख्या भी होता है। पिछला वाला अध्याय में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए थे, पर्सनली 1.1 में अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा और बेहतरीन तरीके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाला हम लोग का कथन है, दूसरा वाला क्या कथन है, दूसरा कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होता है, रूप का होता है, जहाँ m एक प्रकृत संख्या है। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्रकृत संख्या है, जहाँ m एक प्रकृत संख्या है। अब देखिए संख्या रेखा अगर आपको आएगा तब बना लीजिएगा, ठीक। अब संख्या रेखा कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होता है अगर जहाँ m एक प्रकृत संख्या है। प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में नहीं होता, क्योंकि अगर हम कहें कि एक संख्या रेखा बनाए, ठीक है, संख्या रेखा बनाए और कह दे कि प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होता है, तो ये असत्य है। रुकिए आपको पहले असत्य लिख के उसके बाद समझा रहे हैं। असत्य क्योंकि संख्या रेखा पर बहुत सारा बिंदु होता है, मान लो यहाँ पर 0 डाल दिए, और यहाँ पर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होता है। अंडर रूट m के रूप में प्रत्येक बिंदु नहीं होता है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच अनंत बिंदु होती है, लेकिन सब प्रकृत संख्या तो नहीं हो सकता है ना। प्रकृत संख्या क्या होता है, गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। और प्रकृत संख्या सभी नंबर प्रकृत संख्या नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं, उदाहरण के लिए क्या समझाए, अंडर रूट 2 और अंडर रूट मान लो 3 के बीच बहुत सारी संख्या हैं जो अंडर रूट m के रूप में नहीं होती है, अंडर रूट m के रूप में नहीं होती है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये कह रहा है कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो यहाँ पर, अब देखो पहले नीचे से ऊपर था, अब ये कहाँ से आ रहा है, यही क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब ये आ रहा है ऊपर से नीचे, कह रहे हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, तो ऊपर से जब भी नीचे आएगा कहेंगे नहीं, तो ये गलत है। कह रहा है वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है, नहीं, तो ये असत्य है, असत्य। क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या भी होते हैं, परिमेय संख्या भी होते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। तो अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन आता है, परिमेय संख्या भी आता है। इसलिए सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या में परिमेय भी आएगा, परिमेय का अपरिमेय कह दीजिएगा नहीं, तो यह असत्य हो गया कथन। ये हम लोग का इतना है, ठीक। एक और हम लोग का क्वेश्चन है, और 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर कोई बड़ा विशेष क्वेश्चन नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हम इसका आंसर यहाँ पर बना देते हैं। कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल क्या एक अपरिमेय संख्या होता है, तो ये नहीं। अब नहीं क्यों,
क्योंकि अगर हम धनात्मक पूर्णांक ले ले 5 तो इसका वर्गमूल, ये 5 तो ये अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि ये 5 धनात्मक पूर्णांक इसका वर्गमूल ऐसे कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक, लेकिन यही धनात्मक पूर्णांक अगर हम 4 लेते हैं तो इसका वर्गमूल करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक परिमेय एक मिल जाता है। अगर 5 एक धनात्मक पूर्णांक ले इसका वर्गमूल करें तो ये इतना मिलता है √5, तो यह अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन 4 हम एक नंबर ले और इसका वर्गमूल करें तो ये कौन सा परिमेय संख्या मिल जाएगा। जबकि ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक जो धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी दुनिया के धनात्मक पूर्णांक लीजिएगा उसको वर्गमूल करने पर अपरिमेय ही आएगा। लेकिन हमने एक धनात्मक पूर्णांक लिया 4 और इसका वर्गमूल किया तो ये परिमेय आ गया। 2 क्या है, परिमेय संख्या है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। एक हमने नंबर लेकर बता दिया कि देखिए ये 4 एक धनात्मक पूर्णांक हमने लिया और इसका वर्गमूल किया तो हमें एक परिमेय आया, ना कि अपरिमेय आया। ऐसा आप लिख भी सकते हैं। चलिए एक और हम लोगों का है 3 नंबर क्वेश्चन की, दिखाइए कि √5 किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अगर हम कहें कि संख्या रेखा पर निरूपित करिए एक नंबर को, संख्या रेखा पर एक नंबर को निरूपित करिए, मान लो हम बोलते हैं कि 2 को निरूपित करिए, तो क्या करेंगे, ऐसे खींच देंगे 0, 1 और 2 ऐसे कर देंगे। कहेंगे देखिए संख्या रेखा पर 2 को हमने निरूपित कर दिया। ये कहेंगे 1.2, तो आप क्या करेंगे, इसके बीच में आप 1.1 और 1.2 लेकर कहेंगे हाँ देखिए 1.2 को निरूपित कर दिया। लेकिन √5 को कैसे निरूपित करेंगे, चलिए देखते हैं। √5 को अगर इस पर दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे हम संख्या रेखा पर। चलिए इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटाया जाए और मिटाने के बाद हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा भारी नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन, आपको एक स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद आपको 2 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन खींच लेना है। कितना सेंटीमीटर, यहाँ बिंदु से 2 सेंटीमीटर स्केल होगा। स्केल देखिएगा उस पर स्केल ऐसे हो गया, स्केल में 2 गो होता है, जैसे देखो स्केल हो गया ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर होता है 15 गो सेंटीमीटर। एक से छोटका स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है। तो 1 सेंटीमीटर से ले यहाँ पर, मतलब आप यहाँ से 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक वो ऐसा लंबा सा ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। क्या करिएगा, लंबा सा लाइन। हमारा लाइन बड़ा है, आपका लाइन 2 सेंटीमीटर इतना लंबा लाइन नहीं होगा। हम आपको दिखाने के लिए 2 सेंटीमीटर इतना बड़ा किए हैं, 2 सेंटीमीटर इतना बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ तक एक लाइन हमने खींच लिया। कितना सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। यहाँ से ऊपर एगो लाइन खींचना है जो कि 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। अब देखिए जब भी ऐसा कर देंगे 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचने के बाद इसको यहाँ से, अब इसको नाम दे देंगे O, इसका नाम दे देंगे A, इसका नाम दे देंगे B, और यहाँ से इसको मिला देना है। क्या करना है, इसको मिला देना है। मिलाने के बाद इस संख्या रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है। संख्या रेखा को थोड़ा सा इस रेखा को आगे बढ़ा देना। आगे बढ़ाने के बाद यहाँ से एक चाप काटना है। चाप समझते हैं, परकाल ले लीजिएगा। परकाल समझते हैं, परकाल के अंदर पेंसिल को लगाकर, और परकाल का एक हिस्सा यहाँ पर रखिएगा और पेंसिल का एक हिस्सा यहाँ पर, ये पेंसिल यहाँ पर रखिएगा और ऐसे करके, कैसे, यहाँ से ऐसे ऐसे, और ये ऐसे कट जाएगा। और ऐसे करते नहीं है, ऐसे 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 काटते हैं ना, ऐसे ऐसे काटते हैं ना, तो यहाँ पर रख कर और ऐसे काटिएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर, और ये हो जाएगा। देखिए ये 2 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, अपने आप √5 हो जाएगा। क्योंकि पाइथागोरस परिमेय आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो समझिए। कहा जाता है कि कर्ण की लंबाई निकालने के लिए इन दोनों को क्या करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ने पर ये कर्ण की लंबाई निकल जाता है। कैसे, ये OA बराबर अगर हम लिखें, ये वाला OA बराबर तो क्या हो जाता है हमारा, इन दोनों को जोड़कर और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। OB को प्लस AB को जोड़कर स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये वाला OA निकल जाता है। OB कितना है, 2 है और प्लस 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4 प्लस 1 यानी कि √5, यानी OA बराबर √5 आ गया। और √5 को संख्या रेखा पर कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये आप लिख सकते हैं। कैसे कैसे होगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि O से बिंदु O से B तक 2 सेंटीमीटर लंबा रेखा खींचा। ठीक, उसके बाद पहला हम लोग का हुआ। दूसरा क्या हुआ, बिंदु B से ऊर्ध्वाधर, बिंदु B से ऊर्ध्वाधर लिखिएगा। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की तरफ। ऊर्ध्वाधर 1 सेंटीमीटर लंबा रेखा A तक खींचा। ठीक है, अगला वाला हम लोगों ने क्या किया, बिंदु O से
इसका नाम दे दिए ए बी सी, इसका नाम दे दिए सी। बिंदु ओ से चाप रख कर बिंदु ए तक, बिंदु ओ से चाप रखकर बिंदु ए तक चाप काटा जो बिंदु सी तक पहुंचा, बिंदु सी तक पहुंचा जो √5 यहीं पर बिंदु सी तक पहुंचा, बिंदु सी ही √5 का संख्या रेखा है, √5 का संख्या रेखा पर स्थान है, √5 के यही स्थान है, यहाँ पर आएगा √5, ये कहा जा रहा है। तो ये इसको मन है तो एक होगा तो पॉइंटवा करके बना के लिखे, मन है तो ये लिख लीजिए, नहीं तो इतना पर इसका काम चल जाएगा। तो ये प्रश्नावली हो गया खत्म। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब समझ में आ गया होगा।